नमस्कार, मैं चित्रलेखा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपनी आज की क्लास में। वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए तो बताइए, क्या मैं आशा सही कर रही हूँ? तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। तो आज के जो हमारे नेक्स्ट थिंकर हैं वो है क्लाउड लेवी स्ट्रॉस, जिनका अगर जीवन काल हम देखें 1908 में इनका जन्म होता है और 2009 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। जैसा मैंने आपको बताया, आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पर अपलोड मिल जाएंगे। हम यहाँ पर उनके कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं एक्चुअल में कि उनके कॉन्सेप्ट हैं क्या वास्तव में। तो सबसे पहले जान लेते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ। इनका जन्म ब्रुसेल्स के बेल्जियम में हुआ और इन्होंने पढ़ाई फ्रांस में की। तो जन्म की अगर बात करें बेल्जियम, पढ़ाई फ्रांस में। ओके, नेक्स्ट इनकी एक पत्रिका है जो मैगजीन है। अक्सर पूछ ली जाती है कि इनकी कौन सी स्थापित पत्रिका थी या मैगजीन थी। तो एल होमे, तो ध्यान रखना एल होमे फ्रेंच में नेम है, बट ये मैगजीन जो है पूछ ली जाती है। ये मैगजीन याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इनको ना संरचनात्मक मानव विज्ञान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। कई बार डायरेक्ट ये टर्म पूछ लेते हैं, संरचनात्मक मानव विज्ञान। संरचनात्मक मानव विज्ञान के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। गॉट इट? मानव विज्ञान के जनक, फादर। नेक्स्ट लिखिएगा, इनका जो क्षेत्र कार्य यानी फील्ड वर्क इन्होंने कहाँ कहाँ पर किया। माटो ग्रासो, माटो ग्रासो भी कहते हैं, मांटो ग्रासो कहते हैं, और अमेजन वर्षावन, अमेजन के जंगलों में, और माटो ग्रासो में, माटो ग्रासो अमेजन के जो वर्षावन है, रेन फॉरेस्ट अमेजन, वहां पर इन्होंने वर्क किया है। और इसके साथ इन्होंने जो वर्क किया है वो किया है नविकवाड़ा और तूपी कवाहिब में। नविकबाड़ा और तूपी, नविक बाड़ा और तूपी में इन्होंने यहाँ पर फील्ड वर्क किया है। यहाँ पर इन्होंने एक तरीके से क्या किया, रिसर्च की है, ठीक है। चलिए अब इनके ना, ये तो आपको याद ही रखने होंगे कि बेल्जियम में जन्म हुआ, पढ़ाई कहाँ पर करी, फ्रांस में। एल होमे इनकी एक मैगजीन है, संरचनात्मक मानव विज्ञान के जनक माना जाता है। माटो ग्रासो और अमेजन वर्षावन, नविकबाड़ा और तूफी में इन्होंने फील्ड वर्क किया। कई बार आपसे एक तरफ आपको थिंकर्स दे देंगे, एक तरफ उनके फील्ड वर्क दे देंगे कि किस स्थान पर किया। नेक्स्ट अब हम जान लेते हैं, सबसे पहले इन्होंने कौन कौन सी अवधारणाएं दी। बेसिकली इनकी 4 कॉन्सेप्ट जो है अक्सर पूछ लिए जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। अवधारणाएं लिखिए इनकी, हम 1 बाय 1 करके इन्हें जानेंगे। तो सबसे पहली है संरचनात्मक। पहली अवधारणा संरचनावाद। संरचनावाद एक कॉन्सेप्ट है इनका, टोटेमिज्म, गणचिनवाद भी इसे कहते हैं, गणचिनवाद, ठीक है। संरचनावाद, गणचिनवाद एक कहते हैं। गठबंधन, अलायंस थ्योरी इनकी बहुत महत्वपूर्ण है। गठबंधन सिद्धांत, मिथकों का संरचनात्मक विश्लेषण, गठबंधन सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया। और एक मिथकों का संरचनात्मक विश्लेषण, मिथ जो होते हैं, अभी जानेंगे मिन के अनुसार मिथ क्या है। मिथकों का
संरचनात्मक, मिथकों का संरचनात्मक सिद्धांत। मिथकों का संरचनात्मक सिद्धांत अवधारणाएं दी इन्होंने संरचनावाद, गणचित्रवाद और गठबंधन सिद्धांत, इसे अलायंस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम वन बाय वन करके पहले इन्हें जानेंगे, है क्या। लास्ट में एक बार मैं आपको बुक लिखा दूंगी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे लेवी स्ट्रोस का संरचनावाद। पहली हेडिंग है लेवी स्ट्रोस का संरचनावाद। लेवी स्ट्रोस का संरचनावाद, चलिए इसे जान लेते हैं एक बार कि ये क्या है। लेवी स्ट्रोस के अनुसार मानव संस्कृति मानव की अंतर्निहित संरचनाओं की अभिव्यक्ति मात्र है। उनके अनुसार आदिम लोगों का दिमाग, या जिसे वे जंगली कहते हैं, सभ्य लोगों के दिमाग की संरचना के समान है। संरचनावाद को मानव गतिविधि के सभी रूपों के विचार के अंतर्निहित पैटर्न की खोज के रूप में परिभाषित किया गया। मैं एक बार सारा पढ़ देती हूँ, फिर मैं समझाऊंगी एक्चुअल में ये कहना क्या चाह रहे हैं। जब लेवी स्ट्रोस संरचना को संदर्भित करता है तो वह उन प्रकट संरचनाओं के रास्ते में नहीं है जो कि समाज में सतह पर दिखाई देते हैं, बल्कि गहरी, अमूर्त और अचेतन तार्किक संरचनाओं के लिए है जो प्रकट संरचनाओं के नीचे स्थित हैं। लेवी स्ट्रोस ने संस्कृति को केवल संचार के माध्यम के रूप में देखा। दूसरे शब्दों में उनके दृष्टिकोण से संस्कृति अर्थों के संचरण की एक प्रणाली बन जाती है। अब समझो इनका कहने का मतलब क्या था। लेवी स्ट्रोस के अनुसार मानव मस्तिष्क की संरचना के कारण मनुष्य द्विआधारी विपरीत में सोचता है। उनका अनुभव के लिए उन्हें यह अनुभव करना होगा कि क्या ठंडा है प्रकाश। चलो समझते हैं एक्चुअल में इन्होंने क्या कहा। देखो ये हमारा पूरा क्या है, समाज है। इस समाज में हम एक देखते हैं परिवार पाए जाते हैं, एक राजनीतिक व्यवस्था, एक आर्थिक व्यवस्था, धर्म, सांस्कृतिक, ये इस समाज के छोटे छोटे अलग अलग पहलू हैं, अलग अलग संस्थाएं हैं जिनसे मिलकर पूरा एक समाज बनता है। जैसे एक परिवार है, एक परिवार में एक माता पिता, बच्चों और दादा दादी का होना ज़रूरी है। उसी तरह एक समाज में लोगों के रहने के लिए ये व्यवस्थाएं, कुछ संस्थाएं, कुछ रूल्स और रेगुलेशन, कुछ संस्कृति, कुछ नियम, कुछ मानक, कुछ रीतियां होनी आवश्यक है, तभी जाकर एक समाज बनता है। तो लेवी स्ट्रोस कह रहे हैं कि जो समाज की ये संरचना, ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है। एक परिवार हुआ, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सांस्कृतिक, धर्म, ये एक संरचना है जो बाकी संरचनावादियों ने बताई कि भाई समाज ना इस प्रकार कार्य करता है, परिवार उसमें कार्य करेगा, राजनीतिक व्यवस्था उसमें कार्य करती है, और ये निरंतर कार्य करती है, सकारात्मक रूप से कार्य करती रहती है, अच्छे अच्छे कार्य करती है समाज में, इसीलिए समाज का अस्तित्व बना हुआ है। लेवी स्ट्रोस कहते हैं कि भैया तुम्हारा जो कहना है ना वो ठीक है, लेकिन संरचना सिर्फ जो हमें दिखाई दे रही है, संरचना सिर्फ वही नहीं है। संरचना का वास्तविक अर्थ जो है वो है जो संरचना में छिपी हुई चीज़ें हैं, जो समाज में छिपी हुई चीज़ें हैं। जैसे कि परिवार है, परिवार में जो स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता है वो है बच्चों का पालन पोषण करना। बच्चों का पालन पोषण मतलब कि भाई बच्चों को खाना खिलाना, बच्चों को स्कूल भेजना, बच्चों की सैलरी देना, मतलब सैलरी कह रही हूँ, पॉकेट मनी देना, बच्चों को क्या करना, विकास करना। ये क्या है, हमें दिख रहा है कि परिवार का ये कार्य है। अब लेवी स्ट्रोस कहेंगे कि भाई संरचना ये ठीक है तुमने जो कहा, इसमें एक चीज और ऐड करो कि परिवार का एक अन्य कार्य और भी है, इन बच्चों को क्या बनना, इन बच्चों में नैतिकता पैदा करना।
नैतिकता पैदा करना। जैसे धर्म है, धर्म का जो प्रत्यक्ष रूप से हमें क्या दिखाई देता है कि भाई धर्म ना एक बड़े समूह को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, रिप्रेजेंट करता है। लेकिन लेवी स्ट्रॉस कह रहे हैं कि धर्म के कारण समाज में ना एकता बनी रहती है। तो ये एकता जो है यह छुपा हुआ कार्य है धर्म का। तो ये क्या है, ये कह रहे हैं लेवी स्ट्रॉस कि जो इस प्रकार के एक तरीके से छुपे हुए कार्य है वो इसमें क्या है, अंतर्निहित है समाज में। जो वो समाज में अंतर्निहित जो कार्य है ना, प्रकार्य है, उसे ही लेवी स्ट्रॉस ने संरचनावाद कहा है। उनके अनुसार संरचनावाद को मानव गतिविधि के सभी रूपों के विचार के अंतर्निहित पैटर्न में खोना जाता है। मतलब ये तो मैंने संस्थाओं का बता दिया आपको। अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति सपोज करो आईएएस बनना चाहता है या प्रोफेसर हम लोग में से बनना चाहते हैं, तो समाज को क्या दिखाई देगा कि भाई ये बच्चा या ये बच्ची इसलिए प्रोफेसर या आईएएस बनना चाहती है क्योंकि इसे पैसा कमाना है और इसे नाम कमाना है, दैट्स इट। लेकिन कोई कोई बच्चे, कोई कोई समाज में ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने अपना बचपन इस तरीके से देखा होगा कि उन्हें शिक्षा का अभाव रहा। उन्होंने देखा कि समाज में बहुत गरीब लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे पढ़ नहीं लिख पाते, लेकिन वो मोटिवेट रहते हैं कि जब हम प्रोफेसर बन जाएंगे, जब आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे, हम समाज में उस गरीब तबके के लिए कार्य करेंगे, उस समाज को हम पढ़ाएंगे। ये क्या है, ये उस मानव के अंदर छिपी हुई चीज़ है जो हम नहीं देख पा रहे। तो लेवी स्ट्रॉस कह रहे हैं कि यही संरचनावाद है। किसी मनुष्य की जितनी भी गतिविधियां हैं ना, वो उसके अंतर्निहित छुपी हुई जो चीज़ें हैं। जैसे अगर एक व्यक्ति सुबह सुबह योगा कर रहा है, सपोज करो एक व्यक्ति छत पर खड़ा है और वो छत पर खड़ा होकर ना ऐसे पूरा हा 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 ऐसे करके हाथ हिला रहा है, पूरा स्माइल करके ऐसे ऐसे हाथ हिला रहा है। अब देखा एक दूसरे इंसान ने देखा कि भाई सामने एक लड़की खड़ी है दूसरी छत पर, तो दूसरे इंसान को लगा कि भाई ये ना उसकी तरफ को हाय कर रहा है, सुबह हाय गुड मॉर्निंग कर रहा है, उसकी तरफ को स्माइल पास कर रहा है। ये क्या है, ये समाज को दिखाई पड़ा कि भाई वो व्यक्ति ये गतिविधि कर रहा है। लेकिन जब मंगरू ने जाकर उसके पास कहा कि भाई तुम्हें लोग देख रहे हैं, तुम ये क्या कर रहे हो, उस लड़की को मतलब ऐसे स्माइल पास कर रहे हो, हाय कर रहे हो, तो वो कहता है नहीं भाई मैं तो उस लड़की को जानता भी नहीं, मैं तो योगा कर रहा था कि हैप्पी मोटिवेशनल वाला, जिसमें स्माइल मतलब ज़्यादा तेज हंसते हैं और हम क्या करते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, जिससे हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है, मैं तो ये योगा कर रहा था। तो ये कैसे पता चला, ये उसके विचार अंतर्निहित थे उसमें। तो दो कार्य हो गए, एक समाज की दृष्टिकोण से दिखाई पड़े, एक उसमें अंतर्निहित है। तो जो व्यक्ति के विचारों के रूप में अंतर्निहित है जो चीज़ें, उसी को ही संरचनावाद कहा है लेवी स्ट्रॉस ने। जो अमूर्त और अचेतन तार्किक संरचनाओं के लिए प्रकट संरचनाओं के नीचे है। मतलब अमूर्त है, ना तो उन्हें देखा जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, और वो ना तार्किक संरचनाओं पर आधारित है, यानी सोच पर, इंसान की सोच पर आधारित है। ये कह रहे हैं लेवी स्ट्रॉस। लेवी स्ट्रॉस का मानना एक और है। लेवी स्ट्रॉस ने कहा कि जो मनुष्य है ना वो द्विआधारी विपरीत है। द्विआधारी विपरीत एक इन्होंने शब्द दिया, इसे भी समझ लो, द्विआधारी विपरीत। इसका मतलब ये है, द्विआधारी विपरीत का मतलब, द्विआधारी विपरीत का अर्थात मतलब ये हुआ कि मनुष्य हमेशा दो चीजों में कंफ्यूज रहता है, दो चीजों में कंफ्यूज रहता है, दो चीजों में एक तरीके से कंफ्यूज रहना। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने माना कि भाई किसी व्यक्ति को अगर उसे यह अनुभव करना है कि ठंडा क्या है, कि भाई जैसे आइसक्रीम है, हम आइसक्रीम को कैसे कहते हैं कि आइसक्रीम ठंडी है, क्योंकि हमने गरम गरम समोसे खाकर चाय पीकर अपना मुंह जलवा लिया था, इसलिए हमें पता है आइसक्रीम ठंडी है। तो हमें अनुभव कैसे हुआ, क्योंकि हमने गरम खाया है इसलिए हमें ठंडे का अनुभव हुआ। तो लेवी स्ट्रॉस यही कहते हैं कि जो मनुष्य है ना दो चीज़ों में उलझा रहता है, या तो ये, या तो ठंडा या गर्म। तो इसी चीज़ को वो कह रहे हैं कि अगर इंसान को ये पता है ये प्रकाश है, तो प्रकाश जानने के लिए उस व्यक्ति ने अंधेरे का सामना किया होगा, उसे पता होगा कि अंधेरा कैसा है, तभी उसने बताया कि प्रकाश कैसा है। तो इस चीज़ को लेवी स्ट्रॉस अपने शब्दों में समझाना चाह रहे हैं। आने वाले टाइम में जो और थिंकर्स आएंगे वो इस चीज़ को मना भी करते हैं कि नहीं, मनुष्य ऐसा नहीं है भाई कि वो दो चीज़ों में कन्फ्यूज़ रहे। ऐसे भी है कि वो मिडिल पाथ में आ जाते हैं कि नहीं, दो चीज़ों में नहीं कन्फ्यूज़ हैं हम, एक तरीके से गुनगुना नामक जो चीज़ है वो भी आ जाती है। ठीक है, तो वो आने वाले टाइम में देखेंगे कि कौन से थिंकर ये कह रहे हैं। फिलहाल हमें इतना याद रखना है। तो इतना समझ में आया कि संरचनावाद क्या है, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट, एक मॉडल के रूप में संरचना क्या है। मतलब मॉडल के रूप में एक हम तरीके से कह सकते हैं एक
कह नहीं देते कि भाई ये सैंपल पेपर है, सैंपल के रूप में कि ये चीज़ होनी चाहिए। तो एक मॉडल के रूप में संरचना क्या है, सुन लीजिए। मैं बता रही हूँ वही चीज़ है जो मैंने आपको लिखवा दी कि भाई अंतर्निहित सिद्धांत है, छुपी हुई अचेतन वास्तविकता है। संरचनावाद है क्या वास्तव में? अंतर्निहित सिद्धांत है, अंतर्निहित सिद्धांत है। दूसरा छिपी हुई और अचेतन वास्तविकता है। छिपी हुई है जो दिखाई नहीं पड़ती, अचेतन वास्तविकता है, अनकॉन्शियस माइंड की रियलिटी है एक तरीके से, ये बात की जा रही है। अब सुन लो एक्चुअल में है क्या। लेवी स्ट्रॉस के अनुसार मॉडल छिपी हुई अचेतन वास्तविकता है जो उनके अनुसार समाज की वास्तविकता, समाज की संरचना है। इन्होंने कहा कि भाई जो संरचना है एक तो वो है जो समाज को वास्तविक रूप से दिखाई पड़ती है, जो छिपी हुई रहती है वो संरचनावाद है एक तरीके से। एक मॉडल भले ही अमूर्तता की प्रक्रिया के माध्यम से पहुंचा हो, किसी भी समाज की वास्तविक संरचना को दर्शाता है। लेवी स्ट्रॉस कह रहे हैं कि जो चीज़ें अमूर्त है ना, जो हमें वास्तविक रूप से दिखाई नहीं पड़ती, कि भाई एक तो वो चीज़ होती है, जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया, एक तो वो चीज़ है जिसे हम अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं कि हमें पता चल रहा है कि भाई ये इसका क्या काम है, इसका समाज में काम है। जैसे एक शॉपकीपर है, दुकान वाला है, उसका क्या काम है, सामान बेचना है। ये हमें दिख रहा है कि भाई ये ना आवश्यकता पूर्ति करता है, समाज में ज़रूरत पड़ती है, जब भी हमें टॉफ़ी खाने का मन, चॉकलेट खाने का मन, हम जाते हैं दुकान पर से लेके आ जाते हैं। ये हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ रहा है कि समाज की एक संरचना है, समाज में दुकान होगी। लेकिन जब हम गहराई में जाकर सोचते हैं, हम छिपी हुई व्यवस्था को देखते हैं, तो हमें पता चलता है भाई दुकान का काम तो एक तरीके से आर्थिक व्यवस्था को बैलेंस करना भी है, कि भाई जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो छोटे छोटे जो दुकान वाले होते हैं उन्हें अपना सामान बेचते हैं, और वो सामान मार्केट में, बाज़ारों में, घर में आता है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से आर्थिक व्यवस्था को भी वो दुकान वाला मैनेज कर रहा है। ये क्या था, ये छिपा हुआ कार्य था उस दुकान वाले का। तो इसे ही बताया लेवी स्ट्रॉस ने कि जो छिपा हुआ कार्य है यही संरचना है। एक मॉडल इस बात की अभिव्यक्ति है कि एक समाज कैसे काम करता है और संचालन में अंतर्निहित सिद्धांत क्या है, कि भाई एक समाज में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी छिपी हुई चीज़ें होती हैं, यही क्या है, संरचना का सिद्धांत बताया लेवी स्ट्रॉस ने। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। लेवी स्ट्रॉस ने ना शोध के 2 चरण बताए थे, अवलोकन चरण और प्रयोग चरण। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, लेवी स्ट्रॉस के अनुसार शोध के 2 चरण। आई होप आपकी संरचनावाद क्लियर हो गया हो कि लेवी स्ट्रॉस ने संरचनावाद किसे कहा। शोध के जो 2 चरण बताए, एक अवलोकन और एक प्रयोग चरण। अब हम इन्हें जान लेते हैं कि है क्या। अवलोकन का चरण और प्रयोग का चरण। ठीक है, अब सुन लीजिए कि एक्चुअल में है क्या। 2 चरण मॉडलों के संरचनात्मक विश्लेषण का गठन करते हैं। प्रयोग से लेवी स्ट्रॉस का अर्थ है यानी एक्सपेरिमेंट से। देखो इन्होंने बताया कि भाई व्यक्ति ना, जैसे हर रिसर्चर है उसकी अपना एक तरीका होता है रिसर्च करने का, खोज करने का। तो लेवी स्ट्रॉस ने कहा कि भाई 2 तरीके से ना हम खोज कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, शोध कर सकते हैं। कैसे? एक तो अवलोकन के माध्यम से, एक प्रयोग के माध्यम से। भाई प्रयोग के माध्यम का क्या मतलब है? प्रयोग का मतलब है इनके अनुसार एक ही या भिन्न प्रकार के मॉडलों की नियंत्रित तुलना, जिसका उद्देश्य उस मॉडल की पहचान करना है जो देखे गए तथ्यों के लिए सबसे अच्छा है। एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने बताया कि भाई एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है एक तरीके से नियंत्रित तुलना, जिसकी हम कंट्रोल कर सकते हैं चीज़ों को, एक ही या भिन्न प्रकार के मॉडलों की, मतलब हम कंपैरिजन करें। जैसे प्रयोग का मतलब कैसे, कि भाई हमने ना संरचनावाद का सिद्धांत लिया, ये किसी ने संरचनावाद का सिद्धांत पहले थिंकर ने दिया, ये दूसरे थिंकर ने दिया। अब इन्होंने कहा इन दोनों में ना तुलना करो, और जिसे हम नियंत्रित करके तुलना कर सकते हो, जिसके जो हमारे कंट्रोल में हो, नियंत्रित तुलना कर सके जिसकी, वही क्या होगा,
प्रयोग के माध्यम से शोध, रिसर्च कहलाएगी। जबकि अवलोकन का मतलब एनालिसिस करना, एक तरीके से कि चीज़ों को समझना, एनालिसिस करना, ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा अवलोकन के माध्यम से। ठीक है, तो ये 2 चरण बताए लेवी स्ट्रॉस ने। अब देखो, अब देखते हैं मॉडल के प्रकार। उन्होंने 2 चीज़ें और बताई। उन्होंने बताया सचेतन क्या है और अचेतन मॉडल क्या है। सचेतन मॉडल और अचेतन मॉडल, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, 2 मॉडल बताए उन्होंने कि भाई 2 मॉडल हैं। एक है सचेतन मॉडल, एक है अचेतन मॉडल। सचेतन मॉडल और एक है अचेतन मॉडल, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। अब पढ़ लेते हैं एक बार ये क्या है, इसको जान लेते हैं। सुनिएगा ध्यान से, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि एक्चुअल में है क्या। वे मॉडल जिनके माध्यम से कोई समाज स्वयं को देखता है, वे मॉडल जिनके माध्यम से कोई समाज स्वयं को देखता है, उन्हें जागरूक मॉडल के रूप में जाना जाता है। वे मॉडल जो सतह पर बने रहते हैं और आसानी से देखे जा सकते हैं, लेकिन सचेत मॉडलों के अंतर्गत गहरी संरचना छुपी होती है, जिनके बारे में समाज प्रत्यक्ष या सचेत रूप से जागरूक होते हैं। इन्हें अचेतन मॉडल कहते हैं। लेवी स्ट्रॉस के अनुसार किसी सामाजिक तथ्य की वस्तुनिष्ठ विशेषताएं जिनके द्वारा एक समाज शासित होता है, उस समाज में रहने की व्यक्तिपरक चेतना का निर्माण करती है। इसी प्रकार समाज की व्यक्तिपरक चेतना के तत्व धर्म, रीति रिवाज, परंपरा, विश्वास और प्रथाएं हैं। जागरूक मॉडल है जिसका निर्माण समाज ने किया है। दूसरी ओर अचेतन मॉडल वे मॉडल है जिनकी रचना और मानव विज्ञानी ने उसे अचेतन संरचना को ध्यान में रखते हुए की है, जो सामाजिक संरचनाओं के अवलोकनीय तत्वों का कारण बनती है। किसी भाषा की संरचना, उसकी ध्वनि, जिसे बोलते हैं फोनोटिक्स, प्रत्येक इकाई की ध्वनि ही बोलने वालों के लिए अचेतन बनी रहती है। देखो इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है कि भाई जो सचेतन मॉडल है ना, या फिर कहिए जागरूक मॉडल, इसे हम जागरूक मॉडल भी कहते हैं। इन्होंने कहा कि भाई सचेतन मॉडल वो है जो हमें साफ साफ रूप में दिखाई देता है कि समाज में क्या है। समाज में एक धर्म है, परंपरा है, परिवार है, परंपरा है, परिवार है, आर्थिक व्यवस्था है, राजनीति है। इन्होंने कहा कि सचेतन मॉडल वो मॉडल है लेवी स्ट्रॉस के अनुसार जो हमें स्पष्ट रूप से समाज की संरचना में दिखाई पड़ता है, जो हम देख सकते हैं कि हाँ भाई समाज में एक आर्थिक व्यवस्था है, एक धर्म है, एक जीता जागता क्या है, विवाह संस्थान है, ये सब हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। इसे ही कहा लेवी स्ट्रॉस ने किया है, क्या है, सचेत मॉडल है, जागरूक मॉडल है, जो समाज की सतह पर मतलब जिसे हम ऊपर से ही देख सकते हैं कि भाई छत पे बैठो, छत पे देखो कि ये ना जो शहर है हमारा, गांव में किन किन चीज़ों पे चल रहा है। देखेंगे भाई दुकान है गांव में दूध की डेयरी है, गांव में घर परिवार है, गांव में मुखिया भी बनते हैं, गांव में मंदिर भी है। तो गांव में क्या है, मंदिर से धर्म है, मेले वगैरह लगते हैं, गांव में त्योहार मनाए जाते हैं, परंपरा है, परिवार है, दुकान है तो आर्थिक व्यवस्था है, डेयरी है, राजनीति है क्योंकि मुखिया बन रहे हैं। ये हम एक समाज को देख सकते हैं दूर से। तो यही मॉडल क्या है, सचेतन मॉडल। अब उन्होंने कहा एक होता है अचेतन मॉडल। अचेतन मॉडल जो इनमें छिपी हुई चीजें हैं ना, वही अचेतन मॉडल है। जो सचेतन में इन चीजों में, अचेतन मॉडल का मतलब है जिसकी संरचना स्वयं मानव विज्ञानी ने उस अचेतन संरचना को ध्यान में रखते हुए की है। मतलब एक कहने का मतलब ये है कि जो इनके अंतर्निहित जो चीजें हैं ना, जो छुपी हुई चीजें हैं, वो अचेतन मॉडल है, जिसे अवलोकनीय यानी एक तरीके से ऑब्जर्व करके, एनालिसिस करके ही ज्ञात किया जा सकता है। जैसे अगर इसका उदाहरण मान लो, एग्जाम्पल मान लो, कोई भाषा है, भाषा की लिपि या भाषा के व्याकरण, जैसे हम बोलते हैं हिंदी भाषा बोलते हैं, इसकी लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है। तो इन्होंने कहा क्या हम लोगों में से कितने लोगों को पता है कि हम देवनागरी लिपि में बात करते हैं, हमें पता है हम हिंदी भाषा में बात करते हैं। तो जो हिंदी भाषा है ना, वो समाज को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, वो सचेतन मॉडल है। लेकिन हिंदी भाषा की जो लिपि है, देवनागरी लिपि है, जो उसमें छुपी हुई है, जिसे कोई नहीं जानता, वही क्या है, अचेतन मॉडल है। ये कहने का मतलब था लेवी स्ट्रॉस का। आपसे पूछा जा सकता है कि कॉन्शियस और अनकॉन्शियस मॉडल किसने प्रदान किया, तो ध्यान रखिएगा किसने प्रदान किया, लेवी स्ट्रॉस ने। अब इन्होंने एक और
चीजें बताई थी कि यांत्रिक और सांख्यिकीय मॉडल क्या है, दो मॉडल और बताए थे, मैकेनिकल और स्टैटिकल, सांख्यिकीय यांत्रिक वर्सेस सांख्यिकीय मॉडल। एक बताया इन्होंने यांत्रिक व सांख्यिकीय मॉडल। अब ये जान लेते हैं ये क्या है वास्तव में। दो मॉडल और बताए, सांख्यिकीय मॉडल और आंतरिक। सांख्यिकीय मतलब मैकेनिकल और यांत्रिक का मतलब स्टैटिकल। अब सुनो, लेवी स्ट्रोस ने यांत्रिक मॉडल को उन मॉडलों के रूप में परिभाषित किया जो घटना के समान पैमाने पर मौजूद हैं, और जब मॉडल और घटना अलग अलग पैमाने पर मौजूद होते हैं तो सांख्यिकीय मॉडल कहा जाता है। कहने का मतलब ये है, मैकेनिक का मतलब, यांत्रिक का मतलब और सांख्यिकीय का मतलब। यांत्रिक का मतलब इसमें पहली लाइन में लिखा हुआ है, यांत्रिक मॉडल उन मॉडलों पर आधारित है जो घटना के समान पैमाने पर मौजूद है। इसमें एक शब्द आया घटना और एक शब्द आया समान पैमाने, और इसमें आया कि जो घटना समान पैमाने पर मौजूद ना रहे, समान पैमाने पर मौजूद ना रहे। अब समझो इसमें कहना क्या चाह रहे हैं, लेवी स्ट्रोस की क्या भावनाएं हैं। लेवी स्ट्रोस का कहने का मतलब है कि समाज में जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं, जितनी भी क्रिया प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, अगर वो समान पैमाने उन सभी नियमों के आधार पर हो जो समाज ने बनाई है, तो वो क्या है, यांत्रिक मॉडल है कि भाई ठीक ठाक। जैसा समाज ने कहा है, जैसे एक बच्ची है, समाज चाहता है कि बच्ची का जन्म हो, वह पढ़ाई लिखाई करे, नौकरी करे, आईएएस बने, सब कुछ हो जाए, लेकिन वह शादी करे अरेंज मैरिज और अपने पेरेंट्स की मर्जी से, क्योंकि समाज ने ऐसी संरचना बनाई है। तो ये है समान पैमाना, जिसे हम कह सकते हैं, इसका एग्जाम्पल मान लो आप अरेंज मैरिज। लेकिन समाज में जो घटनाएं हैं वो सामाजिक पैमाने पर मौजूद ना रहे, एग्जाम्पल लव मैरिज, कि भाई समाज ने तो मना किया था, लव मैरिज तो नहीं करनी, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सांख्यिकीय मॉडल, स्टैटिकल मॉडल। यही चीज है आपकी यांत्रिक मॉडल और सांख्यिकीय मॉडल। आई होप ये आपको चीजें क्लियर हो गई हो। ठीक है, नेक्स्ट उनका कॉन्सेप्ट है मिथकों का संरचनात्मक विश्लेषण। मिथकों का संरचनात्मक मॉडल। मिथकों का संरचनात्मक मॉडल। अब सुनो ये क्या है कि मिथकों का संरचनात्मक मॉडल क्या है। द स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ मिथ्स। मिथ्स जो है उनका संरचनात्मक क्या करना है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस करना है। मिथ वास्तव में है क्या, मिथ का मतलब होता है मान्यताएं, जो समाज में मान्यताएं हों। मिथ का मतलब होता है समाज में मान्यताएं। अब समझो 1955 में स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ मिथ, 1955 की लेवी स्ट्रोस की बुक है, बुक का नाम है स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ मिथ्स। स्ट्रक्चर स्टडी ऑफ मिथ्स। स्ट्रक्चर स्टडी ऑफ मिथ्स, इसमें इन्होंने यह सिद्धांत दिया था, ये बुक याद रखिएगा, बुक पूछी जा सकती है, किसकी है पूछा जा सकता है कि जो मिथ्स एनालिसिस है, मिथ्स स्ट्रक्चर है, वो किस बुक में दिया है। अब सुनो, लेवी स्ट्रोस का वर्क है कि विभिन्न संस्कृतियों के मिथक समान लगते हैं क्योंकि वे सभी एक साझा संरचना के भीतर
मौजूद होते हैं। मिथकों की मूल संरचना, जिसे वह माइथिज्म कहते हैं, भाषा में फिनेम्स के समान है। स्वनियमों की तरह मिथकीय विषय वस्तु पौराणिक संरचना के भीतर एक साझा प्रणाली के माध्यम से कार्य करते हैं। वे नियम जो यह तय करते हैं कि मिथ किस प्रकार संयोजित हो सकते हैं, मिथकों की संरचना या व्याकरण बनाते हैं। कुल मिलाकर इसमें जो राम कहानी लिख रही है उसका कहने का मतलब ये है, दो तो एक याद रखना कि मूल संरचना माइथिज्म और ये फिनेक्स, ये लैंग्वेज का बेस है। ये दो शब्द हैं, दो टर्म याद कर लेना जब पढ़ोगे, ठीक है। एक है माइथिज्म कहते हैं और भाषा में फिनेक्स कहते हैं। माइथिज्म और फिनेक्स, ये शब्द पूछ सकते हैं कि किसने दिए या फिर कहाँ पर यूज हुआ, तो मिथ केस में यूज हुआ, फिनेक्स या फिर माइथिज्म। अब सुनो एक्चुअल में है क्या भाई। कई बार जैसे तुमने सुना है ना, घर में कह देते हैं कि भाई हमें तो मथुरा जाना है, मथुरा जाके अगर वहाँ मृत्यु होगी स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। काशी में अगर बनारस घाट पर आपका, काशी घाट पर आपको मृत्यु हो जाती है तो माना जाता है सीधा क्या हुए, स्वर्ग लोक के दर्शन हो गए। सीधा कहाँ चले जाते हैं, स्वर्ग सिधार जाते हैं। ये क्या है, ये एक अपने उस शहर की एक हिस्ट्री है, उसका मिथ है। क्या सच्चाई है हमें नहीं पता। जो यह मिथ है ना, इसी को ही बताया है लेवी स्ट्रॉस ने कि भाई यह मिथ जो है, इसी मिथ को क्या करेंगे हम, एनालिसिस करेंगे। मिथकों का संरचनात्मक विश्लेषण करना ही इन्होंने, लेवी स्ट्रॉस ने बताया। इन्होंने कहा कि भाई हम सब की ना, जैसे अगर बनारस में जितने भी लोग रहते हैं वो सब यही मानते हैं, एक सभी की एक साझा संस्कृति है, एक समान स्ट्रक्चर है, और उस संस्कृति में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मिथ हैं, जिनका होना ना होना हमें फैक्ट नहीं पता कि सत्य है या असत्य है, लेकिन माना जाता है कि समाज में ऐसा होगा। यही उनके हिसाब से मिथ है। तो इसी का जब अध्ययन करते हैं उन्होंने कहा कि यही, इसी चीज़ का विश्लेषण करना उन्होंने बताया, द स्ट्रक्चर एनालिसिस ऑफ मिथ। ठीक है, समझ में आया इसमें क्या कहा उन्होंने। उनके अनुसार जो स्वमनियों की तरह मिथकीय विषय वस्तु पौराणिक संरचना के भीतर एक साझा प्रणाली के माध्यम से कार्य करते हैं। वे नियम जो यह तय करते हैं कि मिथ प्रकार संयोजित हो सकते हैं, मिथकों की संरचना या व्याकरण बनते हैं। उन्होंने यही बताया कि भाई जैसे किसी गांव में मान लिया जाता है कि भाई ये पेड़ है और इस पेड़ की ना अपनी एक इतिहास रहा है, अपनी एक हिस्ट्री रही है, तो जो भी यहाँ से गुजरता है इस पर दिया जलाकर गुजरता है, और रात को 12 बजे के बाद इस पेड़ से कोई नहीं गुजरता। ये क्या है, ये उस गांव की एक साझा संस्कृति है, और ये मिथ है कि भाई उस पेड़ की पूजा करनी है। हमें नहीं पता उस पेड़ की पूजा क्यों करनी है, एक्चुअल में वास्तव में चीज़ें हैं भी या नहीं, ये सिर्फ समाज में एक मिथ है। तो लेवी स्ट्रॉस ने कहा जिस प्रकार के समाज में मिथ पाए जाते हैं उन्हीं का एनालिसिस करना क्या है, मिथकों का संरचनात्मक विश्लेषण है। बस हमें इतना ही जानना है। ये याद पूछा जा सकता है कि स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ मिथ्स किसने दिया और किस बुक में दिया गया और मिथ क्या है, तो ये याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, गठबंधन सिद्धांत या अलायंस थ्योरी। गठबंधन सिद्धांत, गठबंधन से क्या पता चल रहा है भाई आपको इस शब्द से? गठबंधन कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि भाई दो बैलों को बांध दिया हो, मतलब गठबंधन का मतलब एक तरीके से कह नहीं देते कि भाई शादी हो रही है उनका, उन दो परिवारों का ना गठबंधन हो गया साथ में। गठबंधन का मतलब यही होता है कि भाई शादी विवाह कर देना, गठबंधन की व्यवस्था, यही कहलाती है क्या, गठबंधन। अब सुनो गठबंधन एक्चुअल में है क्या। अपनी पुस्तक एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, ये बुक भी महत्वपूर्ण है, याद रखना। अपनी बुक एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, इस बुक में इन्होंने सिद्धांत दिया अलायंस थ्योरी का, और यह बुक जो थी 1949 की थी। एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप 1949, कहीं ना कहीं आपने ये बुक देखी होगी और सुनी होगी जरूर, अगर सोशियोलॉजी के आप छात्र पुराने रहे हैं। इसमें उन्होंने बताया कि यह सिद्धांत उन प्रकार की रिश्तेदारी, किनशिप का मतलब होता है भाई रिश्तेदारी प्रणालियों का अध्ययन करने के लिए विकसित हुआ है, जो सकारात्मक विवाह, क्रॉस चचेरे भाई विवाह नियमों का उदाहरण देते हैं। गठबंधन सिद्धांत स्पष्ट रूप से क्लैविड
क्लाउड लेवी स्ट्रोस द्वारा बनाया गया। जो अलायंस थ्योरी है डायरेक्ट पूछा जाता है किसने बनाया, क्लाउड लेवी स्ट्रोस ने बनाया। हालांकि विश्लेषण मूल्यांकन रोडनी नीधम और लुई ड्यूमेंट द्वारा भी पेश किया गया। तो ध्यान रखिएगा, एनालिसिस इस पर दो लोगों ने और किया, रोडनी नीधम और लुई ड्यूमेंट। रोडनी नीधम और लुई ड्यूमेंट, ये दो थिंकर और थे। इन्होंने भी अलायंस थ्योरी जो है इस पर अपने विचार प्रस्तुत किए, एनालिसिस किया। रोडनी नीधम और लुई ड्यूमोंट, मेंटनी ड्यूमोंट है, ड्यूमोंट। ठीक है, अब सुनो। गठबंधन सिद्धांत की मुख्य धारणा पारस्परिक आदान प्रदान, इनसाइड स्टोबो और आत्मीयता पैदा करना है। लेवी स्ट्रोस के अनुसार गठबंधन सिद्धांत अनाचार वर्जना, रेसिप्रोकल एक्सचेंज पर और अनाचार का निषेध सार्वभौमिक रूप पर मान्यता प्राप्त है। कुल मिलाकर इन्होंने कहा है कि भाई अलायंस थ्योरी जो है ना, अलायंस थ्योरी में आदान प्रदान के माध्यम से या रेसिप्रोकल एक्सचेंज, महिलाओं का आदान प्रदान विवाह के माध्यम से, यही क्या है, एक तरीके से गठबंधन सिद्धांत है। समाज में जैसे आपने देखा होगा, खासकर इस्लाम धर्म में शादी होती है ममेरे फुफेरो भाइयों से हो जाती है, कि मामा के बेटे से हो गई शादी, मामा से शादी कर लेते हैं। तो इन्होंने दो तरीके की बताई। अभी बताते हैं कि क्रॉस कज़न मैरिज क्या है और पैरेलल कज़न मैरिज क्या है, ये पूछा जाता है। इन्होंने कहा कि भाई जिसमें वुमेन का लेन देन चलता है ना, वुमेन का लेन देन कैसे कि जैसे भाई एक परिवार ने अपनी बेटी की शादी दूसरे परिवार में कर दी। अब जो उसकी बेटी के और दामाद की जो बेटी होगी ना, उसकी शादी वो दोबारा से अपने भाई से करा देती है वो लड़की, यानी मामा भांजी का जो रिश्ता। तो इसे माना जाता है कि भाई खून का रिश्ता, कि हमने एक बेटी दी, उनकी दूसरी बेटी ले ली, ये माना जाता है। तो ये क्या है, ये अलायंस सिद्धांत है लेवी स्ट्रोस के अनुसार। अब देखो, उन्होंने दो चीज़ें बताई कि भाई एक बताया उन्होंने क्रॉस कज़न मैरिज और एक पैरेलल कज़न मैरिज। ये दो कॉन्सेप्ट समझो, इसे इंग्लिश में याद रखना, क्रॉस कज़न मैरिज और एक पैरेलल कज़न मैरिज। ये क्या है, इसे समझ लेते हैं एक बार। देखो, एक मम्मी पापा होंगे, मम्मी पापा का मतलब भाई एक हस्बैंड वाइफ। ये क्या है, मैं एग्जाम्पल लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये मम्मी पापा हैं किसी के। और इनका मतलब ये है कि गोल वाली क्या है, मम्मी है, ट्रायंगल जो है पापा है। मम्मी का एक भाई मान लो कोई क्या है, मामा, और पापा की कोई बहन है, पापा की बहन है, मम्मी का भाई है। यानी एक तरीके से जो हस्बैंड वाइफ है ना, जो उनके अपोजिट लिंग के जो बहन भाई हैं उनकी बात हो रही है कि भाई मम्मी का एक भाई होगा, पापा की एक बहन होगी, जो उनके अपोजिट सेक्स के जो घर में मेंबर होंगे। जब इन दोनों की शादी हो गई तो इनका कहने का मतलब ये है कि इन दोनों की भी शादी हो जाएगी। आपने देखा भी होगा कई बार दो बहनों की शादी एक ही घर में कर देते हैं, कि भाई बड़े भाई की शादी बड़ी बेटी से, छोटे भाई की शादी छोटी बेटी से, या फिर ऐसा भी होता है। अब इसमें कहने का मतलब ये है कि भाई यहाँ पर अपोजिट है, यहाँ पर ना चेंज किया गया कि उसमें तो क्या है कि भाई बड़ा भाई छोटा भाई, बड़ी बहन छोटी बहन। इसमें तो क्या हो गया, भाई जो है उसका सेम भाई होगा, मतलब सेक्स सेम है, लड़का लड़का, इधर भी लड़की लड़की, सेक्स सेम है। लेकिन क्रॉस कज़न मैरिज में ऐसा नहीं होगा कि सेक्स सेम होगा, इसमें सेक्स चेंज होगा। कि भाई अगर मम्मी है, ये मैंने अपोजिट लिख दिया, मम्मी पापा वाला, गोल वाली मम्मी है, ट्रायंगल वाले पापा हैं, पापा ये है और मम्मी ये है। तो जो मम्मी का तो भाई होगा, यानी जो मम्मी का सेक्स है उससे अपोजिट भाई, पापा का जो सेक्स है उससे अपोजिट बहन। अब कहा जा रहा है कि इन दोनों की शादी हो जाएगी, कि भाई एक तरीके से इस परिवार ने इसमें अपनी बेटी दी तो एक बेटी ये भी ले आए। समझ गए, ये क्या है, क्रॉस कज़न मैरिज हो गई। क्रॉस कज़न मैरिज की भाई इनके आपस में जो क्रॉस कज़न थे, दूसरे बहन भाई थे, उनसे शादी कर ली। अब दूसरा, ये क्लियर हो गया आपका, इसमें कंफ्यूज मत कर जाना, दोबारा समझ लो कि भाई एक पापा हैं, एक मम्मी है, मम्मी का कोई भाई होगा, पापा की कोई बहन होगी,
मम्मी पापा ने शादी कर ली तो पापा अपनी बहन की शादी अब अपने साले से करा देंगे, ये है क्रॉस कजन मैरिज। अब दूसरा है पैरेलल कजन मैरिज। पैरेलल कजन मैरिज में क्या होगा, जो मैंने बताया अभी कि भाई एक मम्मी है, ये पापा है, मम्मी की कोई बहन है, पापा का कोई भाई है। जैसे कर देते ना कि भाई बड़ा बेटा छोटा बेटा, बड़ी बेटी छोटी बेटी, इनकी शादी होगी, इनकी भी शादी होगी। ये क्या है, पैरेलल कजन। क्रॉस कजन का मतलब मम्मी पापा के अपोजिट लिंक से जब शादी होगी। समझ गए, इसको मत भूलना। क्रॉस कजन मैरिज क्या है, पैरेलल कजन मैरिज क्या है। ये गठबंधन सिद्धांत अलायंस थ्योरी में किसने दिया था, लेवी स्ट्रॉस ने। बुक का नाम याद रखिएगा, एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्सचेंज में। एक्चुअली उन्होंने दो तरह का बताया विनिमय होता है। एक्सचेंज का मतलब कि भाई बेटी का लेन देन एक तरीके से, ठीक है। अब लिखो नेक्स्ट, ये भी जान लो टाइप्स ऑफ एक्सचेंज क्या है। टाइप्स ऑफ एक्सचेंज, दो तरह का होगा टाइप्स ऑफ एक्सचेंज भी। पहला जो है वो है प्रतिबंधित सरल या प्रत्यक्ष, इसे कह सकते हैं हम डायरेक्ट एक्सचेंज। डायरेक्ट एक्सचेंज। और दूसरा होगा एक तरीके से जर्नलाइज्ड या फिर कहिए बायलैटरल एक्सचेंज। जर्नलाइज या बायलैटरल एक्सचेंज। अब समझो डायरेक्ट एक्सचेंज क्या है। डायरेक्ट एक्सचेंज का मतलब ये है कि भाई ये दो बहन भाई हैं, ये दो बहन भाई हैं, इस भाई की शादी इसकी बहन से होगी, इस भाई की शादी इसकी बहन से होगी। दो परिवार में दो बहन भाई हैं, दो बहन भाई हैं, आपस में शादी कर दो। ये क्या है, एक तरीके से डायरेक्ट एक्सचेंज कि भाई एक बेटी लो एक बेटी दो, तुम हमारी बेटी को एक थप्पड़ मारोगे, एक थप्पड़ हम तुम्हारी बेटी को मारेंगे। पहले जमाने में ऐसा बहुत होता था, वर्तमान समय में राजस्थान में आज भी होता है। छोटी छोटी लड़कियों की शादी कर दी जाती है राजस्थान में, और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि भाई एक बेटी को दे देते हैं, एक बेटी को ले लेते हैं। क्यों, ताकि दहेज ना देना पड़े। अच्छा है दहेज ना देना पड़े, लेकिन फिर बाद में देखते हैं कि भाई उनके घर पे ज़्यादा पैसा है तो उस बेटी को पीटते हैं कि भाई तो अपने घर से सामान क्यों नहीं लेके आती, हमारे घर में तो, तुम्हारे घर में इतना पैसा है, तुम क्यों नहीं लेके आती। तो जब उसके भाई को पता चलता है कि मेरी बहन को उसके हस्बैंड ने मारा है, तो वो अपनी वाइफ को मारता है क्योंकि वो उसकी बहन है। बदला, इक्वालिटी, ये शो करते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये क्या है, डायरेक्ट एक्सचेंज है वुमेन्स का। एक होता है बायलैटरल एक्सचेंज। बायलैटरल एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि भाई एक कपल ने शादी कर ली, एक हस्बैंड वाइफ है। अब उस हस्बैंड वाइफ, उसका भाई का कोई बहन या भाई होगा और उसकी बहन के भी कोई भाई या बहन होगी, वो एक दूसरे से शादी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि भाई ये एक कपल है, अब इसकी कोई भी या तो कोई बहन हो या कोई भाई हो, अब इसका भी या तो कोई भाई होगा या बहन होगी, ये दोनों भी आपस में शादी कर लेंगे। यही है बायलैटरल एक्सचेंज। समझ गए, ये कर सकते हैं। यहाँ पर तो होगा ही होगा कि भाई एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की। यहाँ पर कहा कि ये दोनों शादी कर लेते हैं। अगर ऐसा है, कंडीशन है कि भाई इसकी कोई बहन है, इसका कोई भाई है, तो ये शादी कर लेंगे। इसका कोई भाई है और उसकी कोई बहन है, तो ये शादी कर लेंगे। मतलब इस घर में दो बेटियां हैं तो वे दोनों की दोनों इस घर में आ सकती हैं, और इस घर में अगर कोई दो बेटियां हैं तो वे दोनों यहाँ जा सकती है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर सिर्फ एक बेटी जाएगी और एक बेटी आएगी, यहाँ पर ये है। ये डायरेक्ट एक्सचेंज है, ये बायलैटरल एक्सचेंज है। समझ गए। अब सुनो नेक्स्ट, लेवी स्ट्रॉस द्वारा प्रस्तावित किनशिप स्ट्रक्चर तीन प्रकार के थे। उन्होंने कहा जो किनशिप स्ट्रक्चर थे वो तीन प्रकार के थे, यानी रिश्तेदारी तीन प्रकार की थी। किनशिप सिस्टम तीन प्रकार की थी। पहली जो थी वो थी प्राथमिक, एलिमेंट्री। दूसरी थी सेमी कॉम्प्लेक्स यानी अर्ध जटिल। तीसरी जटिल। पहली थी प्राथमिक रिश्तेदारी, फिर दूसरी अर्ध जटिल रिश्तेदारी, सेमी कॉम्प्लेक्स इसे बोलते हैं। एक थी भाई बहुत जटिल रिश्तेदारी। अब ये जान लेते हैं कि ये कौन कौन सी रिश्तेदारी है। प्राथमिक रिश्तेदारी कौन सी है? प्राथमिक रिश्तेदारी विवाह के सकारात्मक नियम जो दर्शाते हैं कोई व्यक्ति किससे विवाह कर सकता है। प्राथमिक रिश्तेदारी वो है कि भाई जो एक तरीके से ये दर्शाएंगे कि भाई इस लड़की की शादी इस घर में हो सकती है, ठीक है, या फिर इसकी शादी इस घर में हुई है। ये क्या है?
प्राइमरी, जैसे आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा स्वागत घर में जमाइयों का होता है, तो जो जमाई वाली रिश्तेदारी होगी ना वो सबसे बेसिक होगी, प्राइमरी होगी। कुछ भी हो जाए जीजू जी का स्वागत तो होना चाहिए सबसे पहले, बाकी जनता भूखी मर जाए, भाड़ में जाए सब। पहली प्राइमरी रिश्तेदारी क्या है? जीजू जी की सेवा। तो जो जीजू से साथ जो रिश्तेदारी है ना, प्राथमिक रिश्तेदारी वही है। दूसरी जिसे बोलते हैं हम सेमी कॉम्प्लेक्स, उच्च नकारात्मक नियम अंततः सकारात्मक नियमों की ओर ले जाते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब है जो अर्ध जटिल जो सेमी कॉम्प्लेक्स है उसमें क्या है, उच्च नकारात्मक नियम जो अंततः सकारात्मक नियमों की ओर ले जाते हैं। एक तरीके से जो समाज के नेगेटिव जो रूल्स हैं शादियों को लेकर, लेकिन लास्ट में वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रूल्स की ओर ले जाते हैं। यही बताया उन्होंने लेवी स्ट्रॉस के द्वारा, क्या है, एक तरीके से किनशिप स्ट्रक्चर की दूसरी रिश्तेदारी की जो है संरचना है एक तरीके से। तीसरा उन्होंने बताया जटिल। जटिल क्या है? विवाह के जो नकारात्मक नियम है, जैसे दहेज प्रथा जो क्या है, नकारात्मक नियम है। इन तीनों में ना आपको एक एक चीज याद करनी है, जैसे कि प्राथमिक रिश्तेदारी सकारात्मक नियमों पर आधारित होगी। सकारात्मक नियम का मतलब कि भाई हमारी बेटी की शादी उस घर में हो गई, तो अब हमारे उससे जो उसके घर वालों से सकारात्मक नियम पर आधारित है कि भाई अब हमारी रिश्तेदारी ना उस घर से बहुत अच्छी है, वो हमारा स्वागत करेंगे, हम उनका। तो ये क्या है, पॉजिटिव रूल्स हैं इसमें। अर्ध जटिल में क्या होंगे, उच्च नकारात्मक नियम, यहाँ पर उच्च नकारात्मक नेगेटिव रूल्स होंगे। और जो जटिल होगी ना, यहाँ पर सिर्फ नकारात्मक नियम होंगे। ये तीन शब्द याद रखना, ये तीन शब्द भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये तीन तरह की किनशिप की स्ट्रक्चर, यानी तीन तरह की एक तरीके से संरचना बताई कि भाई जो रिश्तेदारी होती है उनकी तीन तरह की संरचना। पहली रिश्तेदारी वे होंगी एलिमेंट्री, जहां पर पॉजिटिव नियम पाए जाएंगे रिश्तेदारी में। दूसरी में क्या होगी, उच्च नेगेटिव नियम पाए जाएंगे। तीसरी में नेगेटिव नियम पाए जाएंगे, ठीक है। अब लास्ट उनका जो टॉपिक बचता है वो है गणचिन्हवाद या फिर टोटेमिज्म। टोटेमिज्म या फिर गणचिन्हवाद, इसे समझ लो। अब इसमें क्या है, ये उनका लास्ट टॉपिक है, फिर हमारा लेवी स्ट्रॉस कंप्लीट बुक रह जाएंगी। मैं आपको एक बार पढ़ के सुना दूंगी सारी बुक क्या है, और बाकी आपको टेलीग्राम पर नोट्स मिल जाएंगे, वहां से आप पढ़ लीजिएगा, फोटोकॉपी करा लीजिएगा या मोबाइल में PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। टोटेमिज्म क्या है समझो। टोटेमिज्म एक संस्था को संदर्भित करता है। पहले तो याद रखना, टोटेमिज्म एक संस्था को संदर्भित करता है। क्या है, एक इंस्टीट्यूशन को संदर्भित करता है जो ज्यादातर आदिवासी समुदाय के बीच पाई जाती है, जहां इसके प्रत्येक कबीले के सदस्य खुद को एक पौधे या जानवर, किसी अन्य चेतन या निर्जीव वस्तु से उत्पन्न हुआ मानते हैं, जिसके लिए उनके पास एक विशेष भावना है, मन्नत, जो उस वस्तु के साथ अनुष्ठान संबंध की ओर ले जाती है। पौधे, जानवर या किसी अन्य वस्तु को टोटम कहा जाता है। लेवी स्ट्रॉस का कहना है कि शब्द टोटम ओजिवा से लिया गया है, जो इस क्षेत्र की एक एल्गोनिक भाषा है जो उत्तरी अमेरिका तथा ग्रेट लेक के उत्तर में पाई जाती है। कुल मिलाकर कहने का मतलब लेवी स्ट्रॉस का ये था कि जो टोटम शब्द है ना वो अमेरिका से आया है। अमेरिका की जो टोटम है वहाँ का ओजिवा से लिया गया है। ओजिवा एक भाषा है वहाँ की, वहाँ से लिया गया है। ये पढ़ लेना आप, टोटम शब्द कहाँ से लिया गया। अब समझ लो लेवी स्ट्रॉस ने टोटम को क्या बताया। लेवी स्ट्रॉस के अनुसार कि भाई जो आपने देखा होगा जो जनजाति लोग होते हैं जो जंगलों में हुआ हुआ जुंगाला करके रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, या तो किसी पेड़ की पूजा करते हैं, बरगद के पेड़ को बहुत मानते हैं, या किसी देखा होगा आपने कोई लोग गाय का मांस नहीं खाते, कोई लोग शेर का शिकार नहीं करते, कोई लोग किसी स्पेशल चिड़िया को नहीं मारते। वो मानते हैं कि ये ना हमारे पूर्वज हैं, कि नीलकंठ हमारे पूर्वज हैं, गाय हमारी पूर्वज हैं, ये पेड़ हमारा पूर्वज है, इससे हमारे अध्यात्म के रिश्ते जुड़े हुए हैं। तो लेवी स्ट्रॉस कहते हैं जो वस्तु है ना जिसे वो पूरा कबीला मानकर पूजता है, यही टोटम है, और उनकी पूजा अर्चना करना और उन्हें अपने पूर्वजों के रूप में देखना, यही टोटमवाद है। इस चीज को लेवी स्ट्रॉस ने ये कहा, सिंपल सी भाषा यही थी कि चाहे वो कोई जानवर भी हो सकता है, वो कोई पेड़ भी हो सकता है, वो कोई पहाड़ी भी हो सकती है, वो कोई वस्तु भी हो सकती है। अगर पूरा कबीला उसकी, जैसे कुल देवता, पूरा कबीला अगर किसी कुल देवता को मान रहा है, जैसे गांव में आपने देखा होगा पूरा गांव एक कुल देवता की पूजा करता है, एक बड़ा सा थान बना होता है किसी कोने पर, माना जाता है कि ये हमारे पूर्वज थे और भाई इनकी डेथ हो गई थी, इनसे अगर हम इन्हें दिवाली पर यहाँ दिया नहीं जलाएंगे या फिर इनकी पूजा नहीं करेंगे, दूध नहीं चढ़ाएंगे तो ये नाराज हो जाएंगे।
और उस पर कोई ना तो थूक सकता, ना वहाँ पर जाकर कोई चप्पल निकाल सकता। क्यों? क्योंकि उससे जो भावनाएं जुड़ी हैं वो जुड़ी होती है पूरे समुदाय की। इसे ही लेवी स्ट्रॉस ने टोटमिज्म कहा, और जो वो थान है, जो कुल देवता है, उसे कहा कि ये टोटम की वस्तु है। ये बताया लेवी स्ट्रॉस ने अपने टोटमवाद में। तो उनके जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। यहीं तक थे हमारे लेवी स्ट्रॉस। अब इनकी 9 बुक हैं जो बहुत फेमस है। पहली 2-3 बुक तो मैं इनमें से लिखा भी दिया आपको, सुन लीजिए। पहली बुक है उनकी द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप 1943। ये मैंने आपको अभी लिखाई है, एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, जिसमें रिश्तेदारी का कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया, 1943 की है। एक है ट्रीट्स टॉपिक्स, 1955 की एक बुक है इनकी, ट्रीट्स टॉपिक। एक है द स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ मिथ। अभी मैंने बताया कि इसमें इन्होंने मिथकों की रचना, संरचना का अध्ययन किस बुक में बताया, 1955 की बुक है द स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ मिथ। ये आपको पता है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक जिसमें उन्होंने टोटमिज्म का बताया कि टोटमिज्म क्या है, द टोटमिज्म 1962 की बुक है, द टोटेमिज्म 1962 की इनकी बुक है, जिसमें इन्होंने टोटमवाद को समझाया। एक बुक है इनकी द स्वेज माइंड, ये पूछा जाता है अक्सर, 1962 की बुक है द स्वेज माइंड, लेवी स्ट्रॉस की बुक है। ये बुक भी अक्सर पूछ ली जाती है। एक है स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी 1963 की, स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी। फिर नेक्स्ट बुक है 4 वॉल्यूम माइथोलॉजिकल सीरीज 1964। एक है मिथ एंड मीनिंग 1978 की बुक है, मिथ एंड मीनिंग। ये बुक भी इनकी है, ये भी पूछी जाती है, मिथ एंड मीनिंग, इसकी जो 1978 की बुक है, ये बुक अक्सर पूछी जाती है। एक है द वे ऑफ द मास्क 1975 की बुक है, द वे ऑफ द मास्क। तो इनकी जितनी भी महत्वपूर्ण बुक थी वो भी मैं आपको बता चुकी। बाकी ये जो नोट्स हैं ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। यहाँ पर प्रॉपर है कि पहले फैक्ट लिखे हुए हैं, फिर उनकी बुक्स लिखी है, फिर उनके कॉन्सेप्ट हैं, फिर जितने भी उनके महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं मैंने 1 बाय 1 करके क्लियर किए हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें लिख दी है ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअल में है क्या, और कुछ चीज़ें जो नहीं लिखी तो वो मैंने समझा दिया। आप इसको जब नोट करेंगे, पढ़ेंगे तो इसमें ऐड कर लीजिएगा। वैसे मैंने प्रयास किया है कि मैं हर चीज़ लिख दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी से। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। क्लास को इतनी शिद्दत से देखने के लिए और अपना इतना प्रीसियस समय में देने के लिए थैंक यू वेरी मच।